नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र व उपयोगिता, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और देखिए मित्रों, इससे पहले एक मैंने और मनोविज्ञान के ऊपर वीडियो डाला है जिसमें मैंने मनोविज्ञान का अर्थ बताने का आपको प्रयास किया, उसकी जो परिभाषाएँ हैं वो बताने का प्रयास किया कि किस तरह से जब मनोविज्ञान शुरू में आया था और बाद तक किस प्रकार से उसके अर्थ में, उसकी परिभाषाओं में परिवर्तन हुआ। तो अगर आप लोग वो वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, थ्योरीज एंड थिंकर्स। आप इस वाली प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जो थ्योरीज है उसके ज़्यादा लगभग सभी टॉपिक्स आपको मिलेंगे, और मैंने बहुत आसानी से और बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया है उसमें। आप लोग देखेंगे तो जिस क्लास को भी आप देखेंगे ना, मैं आपको बिल्कुल प्रॉमिस कर सकता हूँ, वादे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपको वो याद नहीं करना पड़ेगा, वो आपको समझ आ जाएगा। और देखिए, पढ़ाई में ना याद करने का उतना महत्व नहीं है जितना समझ का है। चीज़ों को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समझ लेंगे, आपके दिमाग में वो चीज़ें सेट हो जाएंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर में वो आपको ज़्यादा मदद करेंगी, बजाय इसके कि आप उसको याद कर लो, रट लो। रटना उतना प्रभावी नहीं जितना कि समझना है, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। और देखिए मित्रों, मनोविज्ञान की जो प्रकृति और क्षेत्र की अगर बात की जाए और फिर उसके बाद उपयोगिता की बात करें, तो आपने देखा होगा कि शायद इसमें से प्रश्न कहीं नहीं आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें से भी प्रश्न आता है। कैसे प्रश्न आता है इसके बारे में भी हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। परंतु क्योंकि अब हम केवीएस, जैसे मान लो सीटेट जिन बच्चों का हो गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। लेकिन ये सीटेट में भी उपयोगी है, आपका केवीएस में भी उपयोगी, टैट किसी भी स्टेट का टैट हो, मनोविज्ञान तो आप पढ़ ही रहे हैं। डीएसएसबी, सुपर टैट, मतलब कोई सा भी एग्जाम है जो टीचिंग से रिलेटेड, आपको मनोविज्ञान तो पढ़ना ही है। तो अब बच्चे कहते हैं कि जी मनोविज्ञान हमें समझ ही नहीं आता, पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसका कारण है कि समझ क्यों नहीं आता। इसलिए समझ नहीं आता है क्योंकि आप उसको तरीके से नहीं पढ़ते हैं। आपको पता ही नहीं कि मनोविज्ञान पढ़ना कहाँ से है। तो ये जो एक सीरीज मैं चला रहा हूँ मनोविज्ञान वाली, इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि आपको मैं मनोविज्ञान के छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उनको सरल तरीके से समझाऊँ, आसान भाषा में समझाऊँ, ताकि आपको मनोविज्ञान बिल्कुल भी मुश्किल ना लगे। इससे पहले जो क्लास थी अर्थ एवं परिभाषाएं, वो आपने क्लास देखी, आपको पसंद आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो क्लास होगी उसमें हम मनोविज्ञान की प्रकृति की बात करेंगे, मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है और उसकी उपयोगिता क्या है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे मेरी ये रहेगी कि गौतम सीटेट क्लासेस चैनल है जो है उसको सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपकी जो एक सफलता है नौकरी की तरफ, उसमें आपको एक कदम समझ लो कि आगे बढ़ा दूंगा मैं। गौतम सीटेट क्लासेस आपको आगे बढ़ा देगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कीजिए, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं होगा तब तक आपको क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और अगर क्लास छूटती है तो मैं हर बार कहता हूँ कि बहुत कुछ छूटता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मनोविज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर क्या है, किसका? साइकोलॉजी का। साइकोलॉजी हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसका नेचर भी तो पता होना चाहिए। तो भाई, जो हमारा मनोविज्ञान है उसका जो नेचर है वो विज्ञानमयी है, यानी कि साइंटिफिक है। अब साइंटिफिक क्यों है? साइंटिफिक ये हम तभी मानेंगे जब इसमें साइंस वाली खूबियाँ हो मनोविज्ञान में, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये साइंटिफिक है। जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमने शुरू किया था आत्मा से, लेकिन आत्मा का विज्ञान कहा हमने मनोविज्ञान को, परंतु हमने उसको नकार दिया। क्यों नकारा? क्योंकि इसमें वो चीज़ें नहीं थी जो विज्ञान में होती हैं, और हम इसकी प्रकृति को विज्ञान में ही बना रहे थे। तो भाई इसकी, लेकिन अब आज की डेट में जो हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं, वो जो प्रकृति है मनोविज्ञान की वो विज्ञानमयी है। कैसे है? अच्छा, मनोविज्ञान को छोड़ो, विज्ञान में देखो क्या होता है, क्रमबद्ध होता है एवं सुव्यवस्थित होता है। जो भी अध्ययन होता है विज्ञान में, वही अब मनोविज्ञान में भी हो रहा है। सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। अब आपको पता है कि जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। अब ये जो व्यवहार है ये व्यक्ति का भी हो सकता है, पशु का भी हो सकता है, और इसके अध्ययन के बाद जो एक साइंटिफिक वे होता है उस वे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। विज्ञान में भी यही करते हैं, तो इसलिए भी ये विज्ञान में है। व्यवहार संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है तथा संबंधित नियमों व सिद्धांतों की विवेचना होती है। विज्ञान में भी ऐसा होता है, इसलिए विज्ञान में ही प्रकृति है मनोविज्ञान की। इसमें अवलोकन विधि, निरीक्षण विधि, परीक्षण तथा प्रयोगों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें यानी कि मनोविज्ञान में देखा होगा आपने, अवलोकन विधि का प्रयोग होता है, परीक्षण होते हैं,
निरीक्षण होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, प्रयोग करते हैं, कभी बंदर प्रयोग कर रहे हैं, कभी चूहे पे कर रहे हैं, कभी बिल्ली पे कर रहे हैं, इसके बाद फिर उनको हम मनुष्यों पर करके देख रहे हैं और इसके बाद नियम बनाए जाते हैं, निष्कर्ष निकाले जाते हैं। विज्ञान में भी तो यही होता है। तो इसलिए मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? विज्ञानमयी है। मनोविज्ञान में सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक पक्षों पर जोर दिया जाता है। वही सेम चीज़ है कि जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो रूल्स हैं, उन पर जोर दिया जाता है, प्रयोग किए जाते हैं, इसके बाद नियम बनाए जाते हैं। विज्ञान में भी यही होता है। इसलिए मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? विज्ञानमयी है। सिद्धांत व नियमों का विज्ञान की भांति व्यवहारिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। और जैसा कि आप बताएं, विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है वो हमारे जीवन को सरल बनाता है। क्यों बनाता है सरल? कि इसमें पहले प्रयोग होते हैं, फिर सिद्धांत निकाले जाते हैं, फिर उनको वो व्यवहार में लाते हैं, हम डेली लाइफ में अपनी यूज करते हैं। और जब हम व्यवहार में लाते हैं या डेली लाइफ में यूज करते हैं तो हमारी ज़िंदगी सरल हो जाती है। जैसे आपने देखा है कि जो पहिया है, अब पहिया किसी भी चीज़ का हो सकता है। इस पहिए जो पहिया जो होता है, पहिए पे ही आप लगा लो हमारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं चल रही है। तो पहले पहिए के ऊपर शोध हुए होंगे भी, इसको ऐसे यूज करो, इसको ऐसे यूज करो, इसके बाद ही व्यवहारिक जीवन में आया होगा। तो इसने हमारी ज़िंदगी को क्या बना दिया? आसान बना दिया। ये विज्ञान का काम है। तो इसी तरह से जो सिद्धांत और जो नियम बनाए जाते हैं मनोविज्ञान के अंदर, जो प्रयोगों के आधार पर होते हैं, उनको हम व्यवहारिक जीवन में भी प्रयोग करते हैं। और आप देख भी रहे हैं जैसे मनोविज्ञान का प्रयोग आजकल शिक्षा मनोविज्ञान में हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है। और इससे हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। बच्चे का जो ऑलराउंड डेवलपमेंट की जो हम बात करते हैं, वो तभी हो पा रहा है जब हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों को मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो भाई अगर हम इसकी नेचर की बात करें, मनोविज्ञान जो है उसके नेचर की बात करें, तो इसका नेचर कैसा है? विज्ञानमय है, क्रमबद्ध है, सुव्यवस्थित है। विज्ञान की भी यही खूबी होती है। तो मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि जो विज्ञान है और जो मनोविज्ञान है उनकी प्रकृति एक जैसी ही है। कैसी है? विज्ञान में साइंटिफिक है, सिस्टमेटिक है, सुव्यवस्थित है। अब हम बात करेंगे इसके स्कोप की, कि अगर मनोविज्ञान की बात करें, साइकोलॉजी की बात करें, तो साइकोलॉजी हम क्यों पढ़ेंगे तो कुछ फ़ायदा होगा क्या? इसका क्षेत्र क्या रहेगा? इसका स्कोप क्या रहेगा? मान लो आज मैं आपसे कह लूँगी कि आप साइकोलॉजी में एमए कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो कुछ इसका स्कोप है? तो हाँ, बहुत स्कोप है। स्कोप जितना मैंने लिखा है इससे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी मैंने ये प्रयास किया कि आपको वो चीज़ें बताऊँ जो जिनसे आप कहीं ना कहीं छोटा छोटा संबंध जरूर रखते हैं। क्योंकि जिन चीज़ों से आप संबंध रखते हैं अपनी दैनिक जीवन में, जो चीज़ें करते हैं, अगर उससे पढ़ाई को जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूँ ये बहुत आसान हो जाती है। और मेरा वही प्रयास रहता है लगभग लगभग। चलिए, सामान्य मनोविज्ञान की बात करें तो एक जो साइकोलॉजी होती है, हम कहते हैं भाई यार साइकोलॉजिकली देखा जाए तो उसका बिहेव ऐसा है, ऐसा हम कई बार कहते हैं। तो ये सामान्य मनोविज्ञान है और ये इनबिल्ट भी कई बार हम लोगों के अंदर होती है। तो जब हम सबके अंदर है और जो ये संसार है ये हमसे ही बना है कहीं ना कहीं, तो इसका क्षेत्र तो बहुत व्यापक हो गया। लेकिन स्पेसिफाई भी कर दिया गया इसको। सामान्य मनोविज्ञान भी है, असामान्य मनोविज्ञान, नैदानिक, यानी कि डायग्नोज करते हैं हम चीज़ों को मनोविज्ञान के आधार पर। अब ये जो डायग्नोज है ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बच्चे का करें। कई बार आपने देखा होगा हम बड़े लोगों को भी डायग्नोज करते हैं। किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, दिमागी समस्या हो जाती है, कोई क्रिमिनल प्रवृत्ति का है तो उसको भी डायग्नोज किया जाता है। बच्चे की बात करें, बच्चा झूठ बोल रहा है, बच्चा पढ़ नहीं रहा है, सीख नहीं रहा है, तो ये सब चीज़ें हम डायग्नोज करते हैं, निदान करते हैं, देखते हैं उसको कोई कैसे हो रहा है, कारण जानने का प्रयास करते हैं। तो ये नैदानिक मनोविज्ञान है। बाल मनोविज्ञान, अब बाल मनोविज्ञान के बारे में आपको क्या बताऊँ, आपको पता ही है कि सारा जो हमारा टीचिंग का जो सिलेबस है वो इसी के ऊपर आधारित है। तो बहुत स्कोप है, यही आपको टीचर बनाएगा। आप समझ लो कितना स्कोप है इसका। अच्छा, अगर और मैं आगे की बात करता हूँ इसमें, तो भाई किशोर मनोविज्ञान, इसको भी हम लोग पढ़ रहे हैं। किशोर मनोविज्ञान में देखिए, किशोर मनोविज्ञान में क्या है कि आपने देखा होगा कि हर व्यक्ति किशोर अवस्था से निकलता है, हर बच्चा बाल अवस्था से निकलता है। तो इन सब का हम अध्ययन कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आपके जो अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो जो गर्भ अवस्था से शुरुआत होती है और जो किशोर अवस्था तक जितने भी बच्चे के अंदर परिवर्तन आते हैं, जो शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, उनका सबका अध्ययन हम इसमें ही करते हैं। और इस अवस्था से हर इंसान गुजरता है। तो आप समझ लीजिए इसका स्कोप कितना ज़्यादा है। प्रौढ़ मनोविज्ञान, एडल्ट मनोविज्ञान की बात करें, शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, ये दो ऐसे मनोविज्ञान हैं जो आपको टीचर बना देंगे। इस बात से तो आप इनकार कर ही नहीं सकते। तो आप सोच लीजिए इसका स्कोप कितना है। इसका बहुत स्कोप है मनोविज्ञान का। परामनोविज्ञान एक ऐसी शाखा है मनोविज्ञान की जिसमें आने वाली जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर अध्ययन किया जाता है। और राजस्थान में शायद इसका
कार्यालय है राजस्थान में, इसके ऊपर बहुत शोध हुए हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो ये भी एक मनोविज्ञान की ही शाखा है। विकासात्मक मनोविज्ञान आपने देखा है कि विकास की जो भी बात होती है, अगर हम वृद्धि और विकास पढ़ रहे हैं तो उस समय ये विकासात्मक मनोविज्ञान है। और वृद्धि विकास को पढ़े बिना आप साइकोलॉजी को नहीं समझ सकते हैं। पशु मनोविज्ञान, देखिए पशु मनोविज्ञान एक तो पशु के व्यवहार का अध्ययन होता है, और प्लस आपने देखा है कि जितने भी प्रयोग हुए मनोविज्ञान के अंदर, जितने भी प्रयोग हुए ज़्यादातर पशुओं पर प्रयोग हुए। तो ये जो पशुओं पर प्रयोग हुए थे ये वैसे तो इंसानों के लिए थे, परंतु फिर भी इससे पशुओं को भी फायदा हुआ, उनके व्यवहार को समझने में मदद मिली, जो कि आगे चल के पशुओं के जीवन को भी हमने समझा और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ भी बेस्ट करने की कोशिश की। संज्ञानात्मक, देखिए प्याजे का नाम, प्याजे के बिना मनोविज्ञान पूरा नहीं होता, आपने देखा होगा। संज्ञानात्मक विकास की बात की उन्होंने। कानून मनोविज्ञान आपने देखा, और देखिए ये जो मनोविज्ञान है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ एजुकेशन में ही आप इसका प्रयोग कर रहे हैं, कानून में भी इसका प्रयोग होता है। आपने देखा होगा कि जो लोग कोई क्राइम कर देते हैं तो उन लोगों का जो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, वो उनका एक सेशन लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जो वो झूठ बोलते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पे भी देखिए मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है, सुधारात्मक मनोविज्ञान है। आपने देखा होगा ये निदानात्मक और सुधारात्मक लगभग लगभग साथ साथ चलते हैं। व्यक्तिगत मनोविज्ञान, इंडिविजुअल जो होता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान में देखिए जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं, हम समझते हैं कैसे, मतलब कोई इंसान दूसरे से अलग होता है, क्यों होता है। स्वास्थ्य मनोविज्ञान, और ये भी देखिए मानसिक स्वास्थ्य जो है आपका, ये मनोविज्ञान से ही रिलेटेड है। और इसी के आधार पर हम अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका निदान किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। तो मित्रों देखिए ये कुछ क्षेत्र थे, जो लगभग 16 क्षेत्र हैं जिनके जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं जहाँ पे मनोविज्ञान का प्रयोग होता है। तो आप ये जो 16 मैंने आपको टॉपिक लिख के दिए और इसके अलावा जो और टॉपिक हैं, तो इसके आधार पर हम ये बात कह सकते हैं कि जो मनोविज्ञान है उसका स्कोप बहुत है। अगर आप वास्तव में अपना करियर मनोविज्ञान में बनाना चाहते हैं, चलिए ये चीज़ हुई, तो इसमें एक आपको जानकारी दे देता हूँ छोटी सी, कि अगर आप MA से साइकोलॉजी कर लेते हैं, MA इन साइकोलॉजी, और प्लस एक साल का डिप्लोमा होता है काउंसलिंग का। अगर आपके पास ये 2 क्वालिफिकेशन है ना, तो आप प्राइमरी से लेके PGT तक काउंसलर के रूप में नौकरी कर सकते हैं सरकारी स्कूलों में। यानी कि अगर आपने MA किया है साइकोलॉजी से और 1 साल का काउंसलिंग का डिप्लोमा है आपके पास, तो आप प्राइमरी से लेके, मतलब प्राइमरी, TGT, PGT कहीं पे भी वैकेंसी निकले काउंसलिंग की, काउंसलर की, और अब ये वैकेंसी क्रिएट हो चुकी है। DSSB इसको निकालने वाला है कुछ ही दिनों में, आप देखना आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका। DSSB ने जो है आप अभी जो स्पेशल एजुकेटर है उनकी वैकेंसी तो निकाल ही दी है, और आप देखना अभी काउंसलर की भी वैकेंसी निकलने वाली है। तो अगर आपके पास साइकोलॉजी इन MA है आप, और 1 साल का आपने काउंसलिंग का डिप्लोमा कर रखा, तो आप बिल्कुल आपको नौकरी मिलेगी। तो देखिए कितना क्षेत्र है मनोविज्ञान में, अगर आप मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। लेकिन लोग क्या है, इन चीज़ों को जानते नहीं होते, इसमें स्टडी भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको जानकारी और आप इस स्टडी आप इसमें करते हैं, इसमें कंपटीशन कम है, आपकी नौकरी लग सकती है, आपकी जीविका इससे चल सकती है। तो जिस चीज़ से जीविका चले, आप समझ लीजिए उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये जो है स्कोप है इसका, प्रकृति मैंने आपको बताई, स्कोप बताया कि मनोविज्ञान का बहुत स्कोप है। हम बात करेंगे इसकी उपयोगिता के बारे में। तो अगर मनोविज्ञान की उपयोगिता की बात करें कि भी इसका यूज क्या है, तो शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की उपयोगिता आप देख ही रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में किस हद तक, जहां बच्चों को हम पहले पढ़ाते थे तो सिर्फ जो हमारी जो टीचिंग जो मेथड्स होते थे, जो मेथडोलॉजी होती थी हमारी, वो सारी टीचर सेंटर्ड होती थी। हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते थे कि क्यों कुछ बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बिल्कुल ही गूढ़ होते थे, उनको मतलब कुछ आता ही नहीं था हैं, और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। हम इस चीज़ को समझते ही नहीं थे, बस हम टीचर को ही क्रेडिट देते थे। बच्चा अच्छा जा रहा है तो टीचर को क्रेडिट मिलता था, बच्चा बुरा जा रहा है तब भी टीचर को बोलते थे यार इसे टीचर को पढ़ाना नहीं आता। लेकिन मनोविज्ञान ने ये साबित किया कि भाई बच्चे की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, कितनी ज़्यादा उपयोगिता है एजुकेशन में, आप बच्चे के हिसाब से पढ़ाइए। तो ये टीचर सेंटर्ड जो मेथड थे उनको हटा के चाइल्ड सेंटर्ड मेथड किए गए, और उनके रिजल्ट बहुत अच्छे आए। ऐसे बच्चे भी सीखने लगे जो शारीरिक रूप से अपंग हैं, विकलांग हैं, CWSN वाले बच्चे हैं। तो इसका मतलब मनोविज्ञान ने इन बच्चों का बहुत भला किया। तो ये इसकी उपयोगिता है। निदर्शन एवं परामर्श, यानी कि जो बच्चों को हम डायरेक्शंस देते हैं, जो उनकी काउंसलिंग करते हैं, उसी काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ जो मैंने आपको बताया था कि एक तो आप MA इन एजुकेशन, MA इन साइकोलॉजी हो जाइए, है ना, और प्लस 1 साल का काउंसलिंग जो होता है, परामर्श का जो एक डिप्लोमा होता है, वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कराती हैं, कर लीजिए। तो आप जो है PRT से लेकर PGT तक जॉब करने के लिए आप जो है
एलिजिबल हो जाएंगे, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं और बहुत बढ़िया नौकरी है। बस बच्चों की काउंसलिंग करनी है आपको और कुछ नहीं करना। चिकित्सा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का बहुत प्रयोग होता है। आपने देखा है कि जो लोग दिमागी रूप से उनको कोई समस्या होती है तो चिकित्सा में ये मनोविज्ञान बहुत ज़्यादा काम करता है, तो उपयोगी है, सीधी सी बात है। मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन, यानी कि एक तो मानसिक स्वास्थ्य जो कि मैंने आपको बताया, और समायोजन की बात करें तो हम अपनी ज़िंदगी में हर जगह समायोजन करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये मनोविज्ञान ही है जो हमारे मस्तिष्क को तैयार करता है, समझाता है कि हमें किस तरह से समायोजन करना है। आत्म विकास में मनोविज्ञान की उपयोगिता, ये सेल्फ जो डेवलपमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं जो हमारी मनोवृत्ति होती है, जो हमारा एटीट्यूड होता है, जो एप्टीट्यूड होता है, वही हमें विकास की तरफ ले जाता है। तो आत्म विकास में भी मनोविज्ञान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उपयोगिता निभाता है। परामर्श में भी मनोविज्ञान, परामर्श जो ये मैंने अपनी काउंसलिंग की जो आपकी अभी बात की, तो इसमें भी आपका जो मनोविज्ञान है इसकी बहुत ही ज़्यादा उपयोगिता है। तो मित्रों, आज हमने बात की क्षेत्र, स्कोप की बात की, नेचर की बात की, यानी कि प्रकृति की बात की, और उपयोगिता की बात की। अब ये चीज़ें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, आप इस चीज़ को समझिए। ये चीज़ें इसलिए पढ़ना ज़रूरी है मनोविज्ञान में कि जब तक आप मनोविज्ञान को यहाँ से पढ़ना शुरू नहीं करेंगे तब तक यहाँ नहीं पहुँचेंगे। यानी कि बिल्कुल आपको लॉ से स्टार्ट करना है पढ़ना, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करना है पढ़ना, और धीरे धीरे के स्टेज चढ़ेंगे तो फिर आप यहाँ पहुँचेंगे। फिर जो आप बात ये कहते हैं ना कि यार DSSB का तो पता नहीं क्या हिसाब किताब है, सुपर टेट में तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन दे देते हैं। नहीं, सब कुछ यहीं से होता है, लेकिन आपको यहाँ से लेके यहाँ तक गुजरना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। अगर आप किश्तों में पढ़ाई करेंगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। आपको कहीं ना कहीं तरीके से पढ़ाई करनी है। कभी ऐसा हुआ है कि पहली क्लास पढ़े और इसके बाद डायरेक्ट 10वीं पढ़ ली, 10वीं के बाद फिर 8वीं पढ़ ली, इसके बाद फिर 12वीं पढ़ ली? ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। हर चीज़ का एक क्रम है, हर चीज़ का एक तरीका है। आप क्रम से पढ़िए, तरीके से पढ़िए, देखते हैं कैसे नौकरी नहीं लगेगी। और जिन लोगों की नौकरी लगी है आप उनसे मिलिए, मीटअप करिए उनके साथ, उनसे पूछिए कि आपकी कैसे नौकरी लगी, आपकी क्या रणनीति रही, तो वो बताएंगे कि क्रमबद्धता जरूरी है। क्रम से पढ़िए, रोज पढ़ो, रेगुलर होना जरूरी है ना। तो उसी संदर्भ में आज की क्लास थी कि हमें हर चीज़ को क्रम से पढ़ना। पहले मनोविज्ञान को समझो, तो जब तक वो समझ में नहीं आएगी तब तक उसके आप सवाल कैसे कर पाएंगे। तो उसी समझाने के संदर्भ में एक ये कदम था आज की क्लास। मैं समझता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। जैसी भी आपको लगे क्लास, अगर आपको पसंद आ रही है क्लास तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं। और ऐसा कोई टॉपिक जो आपको लगता है कि गौतम सीटेट क्लासेस पर बहुत अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, तो मैं उस टॉपिक पर भी क्लास बना दूंगा। अदरवाइज मैं अपने तरीके से जो है, एक ये सीरीज़ है मनोविज्ञान की, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मनोविज्ञान समझा सकूँ कि मनोविज्ञान एक्चुअली क्या है, और ये आप सभी जगह यूज़ करेंगे। यानी टीचिंग से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम्स रहेंगे सब जगह ये प्रयोग होगा। तो दोस्तों, ये आज की क्लास थी। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। सब्सक्राइब, लाइक करें चैनल को और शेयर करते रहें ताकि और बच्चों का भी भला हो। बाकी भाई DSSB, सीटेट, KVS से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है, नोट्स वगैरह चाहिए आपको, PDF वगैरह चाहिए, तो आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। तो मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।